जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। ठीक है, नहीं वो कर रहे हैं, देखो अभी शुरू हो रहा है, आप बताइए हुआ है कि देख लीजिए। हाँ, मैं ऑन रखती हूँ। हाँ, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मिनट लगन मैं वो चोन दिया फैन न खपे तव्हांखे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हिकिड़ो त अचे थो नालो। हेलो, गुरु जी की संगत को मेरा सादर प्रणाम। नहीं अभी शुरू किया है। जय गुरु जी। आ रही है आवाज? अभी आया नहीं है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल मेरी आवाज आ रही है? हेलो, जय गुरु जी आंटी। हाँ नहीं, वो क्रिएट अ पोस्ट आती है ना, आ जाइए, क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट। इज इट ओके? जय गुरु जी। हाँ, लाइन है। अच्छा ठीक है आंटी, सुनो, इनकी बहन भी सुनना चाहती है बॉम्बे में, तो कौन सी मैं कैसे, अब उनका तो बिजी है। हाँ, मेरे को लिंक भेजो, मैं उनको भेजूँ। ठीक है, ओके, अब शुरू। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज कथुरिया आंटी के सौजन्य से मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ। आज मैं आपको अपनी छोटी बेटी के बारे में सुनाता हूँ। गुरुजी तो ऑफ कोर्स मुझ पे, मेरे फैमिली के हर एक मेंबर पे इतनी असीम कृपा किए हैं, एब्सोल्युटली लिमिटलेस। आज मैं आपको अपनी बेटी का बताता हूँ। उसको, उसकी बेटी, मेरी बेटी की बेटी, दैट इज़ मेरी धोती, जब 15 दिन की थी उसको डबल निमोनिया हुआ था। वो आईसीयू में एडमिट थी और आईसीयू में आपको पता है किसी को जाने भी नहीं देते। गुरुजी ने मेरी बेटी, मेरी आंटी आपको पता है डॉक्टर है, मेरी आंटी के मन में डाला कि तू जाके अपनी धोती को तो देख। वो गई उसे देखने, उसने देखा उसका हार्ट फेल हो रहा है। वो इमीडिएटली वहाँ से चिल्लाई, कह रही आपने इसको ऐसे छोड़ दिया है, इसका तो हार्ट फेल हो रहा है। डॉक्टर्स नर्सेज भागती आए, उन्होंने देखा, अरे हाँ सचमुच हार्ट फेल हो रहा है। और उन्होंने वो जो करना था उनको किया और उसकी लाइफ बच गई। वो अभी 15 दिन की थी। गुरुजी ने उसको न्यू लाइफ दी। जब वो 9th 10th और 11 में थी, मेरी धोती, तीनों साल मिड सेशन में उसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ। और ट्रांसफ़र ऐसा हुआ, पहले दिल्ली में थे, दिल्ली से सऊदी अरेबिया गए, सऊदी अरेबिया से बेंगलोर, बेंगलोर से फिर दिल्ली। हर बार उसको स्कूल चेंज करना पड़ा। उसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई। जब वो 12th में आई, कहती है उसने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ले रखी थी, उसको इंजीनियरिंग करनी थी। कहती है मैं आई कैन नॉट कोप अप विद दिस, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दूंगी, मैं मैथ्स और ह्यूमैनिटीज़ लूँगी। आपको पता है 12th में कभी आपको सब्जेक्ट चेंज नहीं करने देते, या आप 11th में कीजिए या 12th के बाद में कीजिए। फिर भी उसने अपनी प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया और गुरुजी की कृपा से प्रिंसिपल इमीडिएटली मान गई, उसको मैथ्स और ह्यूमैनिटीज़ दे दिया। उसने 12th पास किया गुरुजी की कृपा से अच्छी मार्क्स के साथ। फिर शी वांटेड टू गो फॉर आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी थी। फिर भी उसने किसी तरह अप्लाई किया यहाँ पर। उसने अप्लाई किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने रूल चेंज किया कि नहीं, इस सब्जेक्ट के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी नहीं है, मैथ्स एंड ह्यूमैनिटीज़ इज़ गुड इनफ।
और उसका एडमिशन हो गया। अच्छा, एडमिशन में वो इंटरव्यू बोर्ड में एक कोई ब्रिटिश से एक्सपर्ट आया हुआ था, ब्रिटेन से। वो इसका प्रोजेक्ट देख के कहता है तुम आर्किटेक्ट के लिए क्यों जा रही हो, तुम्हें तो इंटीरियर डिज़ाइन के लिए ज़्यादा एप्टीट्यूड है, तुम उसमें क्यों नहीं जाती। कहती है मैंने इंटीरियर डिज़ाइन के लिए तो अप्लाई ही नहीं किया है, अभी कैसे एडमिशन मिलेगी। कहता है कोई बात नहीं, हम आपको एडमिशन दे देते हैं और आप बाद में अप्लाई कर लेना। कैन यू इमेजिन गुरुजी की कृपा कहाँ तक। उसको पहले एडमिशन मिल गई, उसके बाद उसने अप्लाई किया। फिर उसने देखा कि अरे मेरे सारे जो अच्छी फ्रेंड्स हैं उनको तो प्रिंसिपल ने एक सेक्शन में डाल दिया है, मुझे दूसरे सेक्शन में डाल दिया है। तो उसने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मैडम मेरा सेक्शन चेंज कर दीजिए, मैं उस सेक्शन में जाना चाहती हूँ। प्रिंसिपल कहती है यहाँ पर हमारे कॉलेज में स्ट्रिक्ट रूल है, किसी बच्चे के रिक्वेस्ट पे हम उसका सेक्शन नहीं चेंज करते। अगर हम यूँ चेंज करने लगे ना एक एक रिक्वेस्ट पे, तो फिर तो हम बस यही काम करते रहेंगे। शाम को प्रिंसिपल उसको घर पे फ़ोन करती है, बेटा आपने जो सेक्शन मांगा था मैं आपको वो दे रही हूँ, और पर किसी फ्रेंड को मत बताना कि तुमने रिक्वेस्ट किया था। कहना प्रिंसिपल ने खुद ही मेरा सेक्शन चेंज कर दिया, मैं क्या करूँ। ये हैं हमारे गुरुजी। अब मैं आपको उसका जनवरी 2017 का इंसिडेंट सुनाता हूँ, लगभग 4 सवा 4 साल पहले का। उसने कोई 4-5 महीने पहले नई गाड़ी ली थी, बेलिनो। वो जा रही थी चंडीगढ़ किसी की मैरिज अटेंड करने। गाड़ी वो चला रही थी, बगल में उसका भाई बैठा है, पीछे माँ और नानी। यहाँ गुड़गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे पता नहीं क्या हुआ, मल्टीपल एक्सीडेंट। एक गाड़ी को दूसरी ने पीछे से ठोका, दूसरी को तीसरी ने, तीसरी को चौथी ने, चौथी गाड़ी शायद इसकी थी। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को ठोका, पीछे से एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ने आके फुल स्पीड पे इसको हिट किया। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया, फ्रंट एक्सल टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बर्स्ट कर गए, डिक्की एकदम पिचक गई, गाड़ी चलने लायक नहीं रही। वहाँ से गुड़गांव तक 60 किलोमीटर टो करवा के लानी पड़ी। ठीक करवाने में 1 लाख से ज़्यादा लगा। जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि कितना सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। ऑफ कोर्स नई गाड़ी थी, इंश्योरेंस था, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को ज़रा सी खरोंच नहीं आई, किसी ने एक पेन किलर भी नहीं लिया। और आप समझ सकते हैं कि इतना सडनली हुआ सब कुछ, किसी को जय गुरुजी या जय गुरुजी बचाए बोलने का अवसर तक नहीं मिला। पर गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ अंग संग रहते हैं। आप जहां उन्हें याद करेंगे वो आपके साथ पाएंगे, आप उनको अपने साथ पाएंगे। आप नहीं भी याद करें जैसे इस केस में हुआ, तो भी वो आपके अंग संग रहते हैं। अब मैं आपको एक छोटा इंसिडेंट अपना बताता हूँ। मैंने उनके यहाँ जब जाना शुरू किया था लगभग मार्च 98 में, उसके कोई 2-3 महीने बाद मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कैलाश मानसरोवर चाइना में है, वहाँ पर आप ऐसे ही नहीं जा सकते। वहाँ गवर्नमेंट भेजती है 25-30 के ग्रुप में, और हर एक ग्रुप के साथ एक गाइड होता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने भी अपनी ऑफिशियल पोजीशन यूज़ करके अरेंज किया था कि एक ऐसे ग्रुप के साथ मैं जाऊंगा एज ए गाइड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मैंने जाने से थोड़ा पहले गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा हूँ। कहते हैं कैलाश मानसरोवर जो भी जाता है ना, वहाँ उसको शिव जी के दर्शन ज़रूर होते हैं। आप उन्हें पहचाने या नहीं पहचाने ये दूसरी बात है, पर दर्शन होते हैं। और प्लस क्या फर्स्ट क्लास सीनरी है। तो मैंने गुरुजी से कुछ मांगा नहीं, उनको सिर्फ बताया, गुरुजी
मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा हूँ। कहती हैं क्यों? शिव जी तेरे सामने यहाँ खड़े हैं, वहाँ क्या तू सीनरी देखने जा रहा है? नहीं तुम मत जाओ। तो सच मानिए मैं बड़ा दुखी हुआ। मैंने सोचा कितनों को अवसर मिलता है कैलाश मानसरोवर जाने का, मुझे इतनी मुश्किल से ये मिला है। मैं जा रहा था और गुरुजी मुझे जाने नहीं दे रहे। जिस ऑफिसर के थ्रू मैंने ये अरेंज किया था ना, मैं उससे कहना नहीं चाहता था कि अब मैं नहीं जाऊंगा। कहेगा तुम बेवकूफ़ हो, लोगों को चांस नहीं मिलता, तुम्हें मिल रहा है तो तुम कह रहे हो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने मन में गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी अगर आप चाहते हो कि मैं नहीं जाऊं तो मुझे रोकने का काम भी आप ही करो। ये बहुत रिगोरस ट्रिप होती है। जाने से कोई 3-4 दिन पहले अच्छा खासा मेडिकल एग्ज़ाम होता है। मैं उस मेडिकल एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। मेरा टीएमटी टेस्ट पॉजिटिव आया। डॉक्टर कहता है इस टेस्ट के रिज़ल्ट पे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें जाना है तो कल आके स्ट्रेस थैलेम करवा लो, अगर वो ठीक हुआ तो तुम चले जाना, वरना आई एम सॉरी। मैंने कहा थैंक यू, मैं तो इस मौके की तलाश में था और मैं कैलाश मानसरोवर नहीं गया जैसे गुरुजी ने कहा था। और उस साल रास्ते में ऐसे ज़बरदस्त लैंडस्लाइड्स आए, लगभग 30 ईच के 2 बैचेस, कोई लगभग 60 पिलग्रिम्स ऐसे वहाँ पर दब गए, उनकी लाश अभी तक नहीं मिले। वो कबीर बेदी की वाइफ प्रोतिमा बेदी जिसमें मर गई थी, उनके लाश अभी तक नहीं मिले। इस बात को 23 साल हो गए हैं, लाश अभी तक दबे हुए हैं। बाद में गुरुजी ने मुझे बताया देखा मैंने तुम्हें बचा लिया। यूँ तो वो आपको न्यू लाइफ देती हैं, वो तो जानी जान है, उनको सब, वो तो आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का, आपके मन की हर बात जानते हैं, इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता। और वो करते हैं जो आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए सबसे बढ़िया होता है। गुरुजी कहती हैं आपके 90% कर्म मैं माफ़ कर देता हूँ, और वो सिर्फ एक शिव जी कर सकती हैं, नो बॉडी एल्स। इवन विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार में गीता में कहा है कि प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा, पर गुरुजी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ़ कर देता हूँ, और बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगतवाऊँगा। और वो इसलिए कि तभी आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर होगा और आप मोक्ष के हकदार बनेंगे। इसीलिए आपको जो चाहिए वो अगर गुरुजी दे रहे हैं तो खुश होइए, वो आपको सुख दे रहे हैं। जो चाहिए नहीं दे रहे तो भी खुश होइए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। वो आपके कर्म कटवा रहे हैं, आपको मोक्ष का हकदार बना रहे हैं। बाकी उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, यहाँ पर सब मिलता है। न्यू लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, बेटी की शादी करवानी है, मकान चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, नौकरी चाहिए, वीज़ा चाहिए, कोई कोर्ट केस है, सब मिलता है। सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की चलती है। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले मैं आपको लाइफ दूंगा, अगर लाइफ ही नहीं है तो और कोई चीज़ लेके क्या करोगे। उसके बाद मैं आपको हेल्थ दूंगा। अगर लाइफ है पर आप आईसीयू में पड़े हो, रोज़ 1-1.5 लाख खर्चा हो रहा है, ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा। तो पहले लाइफ, फिर हेल्थ, फिर वेल्थ, फिर आपको और जो चीज़ भी चाहिए वो मैं आपको दूंगा। मिलता सब है, सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी इनकी। मैं एक छोटा सा आपको अपना एक और सत्संग सुनाता हूँ। आपको पता है 31 दिसंबर को न्यू ईयर्स ईव का बड़े मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन होता है। 31 दिसंबर 2006 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। वो फंक्शन अटेंड करने तो बाहर से भी कई लोग आते हैं। पटियाला से कोई आंटी आई थी, गुरुजी के आदेश से वो हमारे यहाँ रुकी थी। पटियाला से गुड़गांव तक तो वो अपनी गाड़ी में आई। फंक्शन के दिन 31 दिसंबर को वो मुझे कहती है अंकल मुझे तो यहाँ के रास्ते नहीं मालूम, मेरी गाड़ी आप चला के चलो। मैंने कहा ठीक है। मैं उस आंटी की गाड़ी में उसको और अपनी आंटी को लेके बड़े मंदिर गया, और मेरा छोटा बेटा हितेश वो अपनी गाड़ी लेके वहाँ आया। फंक्शन ख़त्म हुआ, रात के लगभग 1:30 बजे होंगे। उठे, गुरुजी से आज्ञा ली, जाने लगे।
गुरुजी ने उन सबको तो आज्ञा दे दी, मुझे कहते हैं नहीं नहीं तू यहाँ बैठ। मुझे अपनी शरण में बिठा रखा। जब उन्होंने उन लोगों को छुट्टी दे दी तो मेरा छोटा बेटा हितेश वो उस आंटी की गाड़ी में उसको और अपनी मम्मी को लेके घर आया। लगभग पौने घंटे के बाद गुरुजी मुझे कहते हैं जेथरे मैंने तेरे को न्यू लाइफ दी, हुण तू सेफ है, हुण तू जा घर। मेरी समझ तो कुछ नहीं आया। मैंने कहा मैं यहाँ बैठा था बड़े मंदिर जैसी सेफ जगह पे गुरुजी के श्री चरणों में, मुझे क्या हुआ था जो न्यू लाइफ दी। पर अब मैं गुरुजी के साथ बहस तो नहीं करूँगा। मैं उठा, चुपचाप बेटे की गाड़ी उठाई और अपने घर आ गया। उस रात गुड़गांव में और दिल्ली में जो फाग था मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा। आपको 5 फीट दूरी पे भी नहीं दिखेगा कि क्या है, कोई है या नहीं है। बड़ी मुश्किल से किसी तरह मैं ड्राइव कर करके घर पहुंचा तो देखा घर वाले सब इतने एक्साइटेड थे। मैंने पूछा क्या हुआ। कहता है जी इतना फाग था कुछ दिख ही नहीं रहा था, बेटा 2 जगह तो गलत रास्ते पे चला गया। हालांकि बड़े मंदिर से हमारे घर का रास्ता एकदम सीधा है, विथ ओनली 1 लेफ्ट टर्न नियर छतरपुर मेट्रो स्टेशन। और उन दिनों तो इतने यहाँ रास्ते में कोई मॉल्स दुकानें भी कुछ नहीं थी। फिर भी बेटा 2 जगह गलत रास्ते पे चला गया। आखिर उसने आगे वाली गाड़ी को क्लोजली फॉलो करना शुरू किया। आया नगर के पास एक जगह उस गाड़ी ने सडनली स्पीड अप की, इसने भी स्पीड अप की। आगे पता नहीं स्पीड ब्रेकर या कुछ था, उस गाड़ी ने फुल ब्रेक लगाई। बेटे ने भी ब्रेक तो लगाई पर फिर भी जाके आगे वाली गाड़ी को हिट किया। गाड़ी का बम्पर टूट गया, ग्रिल टूट गया, फ्रंट ग्रिल टूट गया। मेरी आंटी का सिर विंडस्क्रीन से टकराया, वो शटर प्रूफ विंडस्क्रीन टूट गया। समझ सकते हैं कितना सीवियर इम्पैक्ट हुआ था। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को ज़रा सी खरोंच नहीं आई, किसी ने एक पेन किलर भी नहीं लिया। मैंने पूछा ये कब हुआ। कहते हैं जी हम वहाँ से निकले उसके लगभग पौने घंटे के बाद। मैंने कहा हाँ, उस टाइम गुरुजी मुझे कहते हैं हुण तू सेफ है, हुण तू जा। इनफैक्ट अगली बार जब हम गए गुरुजी के यहाँ तो गुरुजी कहते हैं उस एक्सीडेंट में वहाँ आप चारों को मरना था, पर मेरे ग्रह ज़्यादा खराब थे तो मुझे अपनी शरण में बिठा के रखा जब तक वो घड़ी टल जाए। ये हैं हमारे गुरुजी। इनको कुछ बताने कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है और यूं आपका ख्याल रखती हैं, आपको हथेली पे उठा के रखती हैं। मुझे उन्होंने जो दिया है मैं आपको बता नहीं सकता। इतना ज़्यादा है ना मैं याद रख सकता हूँ ना मैं आपको बता सकता हूँ। पल पल पे, हर जगह, हर कदम पे यूं वो आपको बचाते रहते हैं। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कभी गुरुजी से कुछ मत मांगिएगा। मैं इसके भी आपको रीजंस बताता हूँ, 3 रीजंस। नंबर 1, जो चीज़ आप मांग के लेते हैं वो टेम्पररी होती है, वो हमेशा आपके पास नहीं रहती, वो आपको लौटानी पड़ती है। दूसरा, जब आप मांगेंगे अपनी हैसियत, अपनी औकात से मांगेंगे, वो देंगे तो अपनी हैसियत से। कहाँ आपकी हैसियत, कहाँ उनकी हैसियत, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको पता ही नहीं जो आप उनसे मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा भी है या नहीं है, पर वो सब जानते हैं। वो वही देंगे जो आपके लिए अच्छा है, इसीलिए उन पे छोड़ दीजिए। गुरुजी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो। मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूँ। ईयर 2000 का, वेरी अर्ली, मेरा सबसे छोटा भाई, वो अभी 50 का भी नहीं था, उसको निमोनिया हुआ था। निमोनिया तो आपको पता है बहुत छोटी सी बीमारी होती है, कोई छोटा मोटा डॉक्टर भी ठीक कर देता है। मैंने गुरुजी को बताया, माइंड यू मैंने उनसे कुछ मांगा नहीं, सिर्फ बताया गुरुजी मेरे छोटे भाई को निमोनिया होता है। इमीडिएटली कहते हैं उन्हें जान दे। मैं तो दंग रह गया, हक्का बक्का, मेरा मुंह खुला, मैं उनकी तरफ देखता रह गया।
मैंने सोचा मेरे बेटे को ऐसा खतरनाक कैंसर हुआ था, मुझे दुनिया की हर जगह से जवाब मिल गया कि इस कैंसर का मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं है, आप बेटे को भूल जाइए। उसको सिर्फ गुरुजी ने कल्याण कीता 2 अक्षर बोल के ठीक कर दिया। और इसको निमोनिया हुआ है, इतनी छोटी सी बीमारी, गुरुजी के लिए तो बाएं हाथ का खेल है। और कहते हैं उसको उन्हें जान दे। तो मेरा एक्सप्रेशन देख के गुरुजी ने मुझे समझाया, कहते हैं अगर मैंने उसे बचा लिया तो वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली रुइन कर देगा। अब ये बात उस डेट को मेरी समझ से बाहर थी, क्योंकि वो अपनी फैमिली का ओनली अर्निंग मेंबर था। उसकी वाइफ हाउस वाइफ थी, नॉट वर्किंग। वो इंजीनियर था, किसी प्राइवेट फर्म में काम करता था। बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में था, छोटी बेटी 11वीं या 12वीं में थी। उसने एक अच्छा खासा मकान बनाया था लोन लेके, वो लोन रीपे करना था। मैंने तो मन में सोचा अगर ये मर गया तो इसको तो लोन रीपे नहीं कर सकेगा, इसकी फैमिली को तो भीख मांगनी पड़ेगी। पर गुरुजी कहते हैं मैंने उसे बचा लिया तो उसकी फैमिली फाइनेंशियली रुइन हो जाएगी। 2-3 दिन में वो मर गया। आज उसका बेटा इंजीनियर है, शादी हो गई है, बाल बच्चे वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। उसकी बेटी ने पढ़ाई ख़त्म कर ली, मैरिड, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। माँ बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। और मुझे नहीं पता कि इन्होंने कभी किसी से, रिलेटिव से या किसी से इनको कुछ मांगना पड़ा। ये हैं हमारे गुरुजी, बस उन पे विश्वास रखिए। वो जो करेंगे वो मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया होगा। मैं आपको अपनी मदर का बताता हूँ। मेरी मदर लगभग 80 साल की थी, श्योरली डायबिटिक। कोई 25-30 साल से उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते थे। और आप जानते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन एक बार लगना शुरू हो तो कभी बंद नहीं होता। वो इंजेक्शन खा खा के इतनी तंग हो गई थी कि बार बार मेरी आंटी से पूछती, बेटी मेरी ये इंजेक्शन कब छूटेगी। एज ए डॉक्टर इसको पता था ये कभी छूटने वाली नहीं है। हाँ मम्मी आज तो लगवा लो, देखा जाएगा। श्योरली अर्थराइटिक, चौकी मार के नीचे बैठ नहीं सकती थी, हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम। 80 साल की उम्र में तो आप जानते हैं क्या होता है। वो तो गुरुजी के यहाँ आती भी नहीं थी। कहती आप तो वहाँ 2-2 घंटे नीचे बैठते हो, मैं तो नीचे नहीं बैठ सकती। वहाँ एम्पायर स्टेट में कोई सोफ़ा, कोई चेयर नहीं होता था। हाँ, सीढ़ियों में जगह होती थी जहाँ 2-3 लोग बैठ सकते थे। एक दिन किसी तरह वो हिम्मत करके गुरुजी के पास चली। जैसे ही उसने गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी उसको कहते हैं बैठ जा, ऑलमोस्ट डांट के। वो तो हक्की बक्की रह गई कि पहली बार मैं आ रही हूँ और गुरुजी तो जैसे मुझे डांट रहे हैं। पर गुरुजी जो भी करते हैं ना हमारे भले के लिए। वो अगर आपको प्यार से बोलते हैं, आपको डांट के बोलते हैं, वो सब हमारे भले के लिए। जैसे ही गुरुजी ने उसको डांट के बोला ना बैठ जा, वो उसकी सुध बुध खो गई। वो चुपचाप चौकी मार के वहाँ बैठ गई। 1-1.5 घंटे के बाद जब उठी, कहती अरे आज मैं चौकी मार के कैसे बैठ गई, मैं तो चौकी मार के बैठ ही नहीं सकती। और उनके बैठ जा कहने से उसकी अर्थराइटिस ख़त्म। अगले दिन से उसने घर में भी चौकी मार के बैठना शुरू कर दिया। फिर गुरुजी की प्लानिंग, उस दिन बर्फ़ी प्रसाद था। और गुरुजी जो एक मुट्ठी प्रसाद हमें देते थे ना, हमारे दोनों हाथों में नहीं आता था। गुरुजी ने उसको बर्फ़ी प्रसाद दिया। हम बर्फ़ी प्रसाद वहाँ बाहर जाके खाते थे। वो बाहर गई, कहती है प्रसाद है, मुझे तो डायबिटीज़ है, मैं कैसे इतनी बर्फ़ी खाऊंगी। प्रसाद है, ज़रा सा चख लिया, बाकी रुमाल निकाल के पर्स में रख दिया कि घर चल के बच्चों को दे देंगे। और आके चुपचाप अपनी जगह पे बैठ गई। पर गुरुजी तो जानी जाना है, उनसे कुछ छुपा नहीं है। उनको पता था इसने प्रसाद नहीं खाया। 2 मिनट बाद गुरुजी उसको बुलाते हैं, आंटी इधर आओ।
पहले से ज़्यादा बर्फ़ी देते हैं और कहती हैं ये यहीं खानी है। वो तो घबरा गई, कहती है मैं कैसे इतनी खाऊंगी। संगत में अगल बगल में जो बैठी थी, एक आंटी से बात की, दूसरी से की, तीसरी से की, सबने कहा देखो अगर आप यहाँ खाते हो तो ये आपकी दवाई है, अगर घर जाके खाते हो तो ये मिठाई है। उसने बहुत डर डर के वो सारी खा ली और रिजल्ट ये हुआ कि 8-10 दिन बाद जब वो अपने डायबिटीज एक्सपर्ट के पास गई, कहता तुम्हारी डायबिटीज तो वेल अंडर कंट्रोल है, आज से तुम इंजेक्शन बंद कर दो, रोज एक टैबलेट खा लिया करो। उसकी अर्थराइटिस वाज मच बेटर, डायबिटीज वाज मच बेटर, हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर, डाइजेशन सब मच बेटर। थैंक्स टू गुरु जी। उसके 6-8 महीने लास्ट के बहुत बढ़िया रहे। और जैसा मैंने आपको बताया, हमने गुरु जी को एक अक्षर नहीं बताया कि गुरु जी ये प्रॉब्लम है, कुछ कृपा कीजिए। और 6-8 महीने के बाद जब उसकी डेथ हुई, मैंने एक दिन गुरु जी को बताया, गुरु जी माता जी का देहांत हो गया। कहते हैं बड़ा चंगा होया। दैट मीन्स वो गुरु जी के चरणों में पहुंच गई, सचखंड में। इससे ज़्यादा बताइए मैं गुरु जी से क्या मांगूं। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप उन पे विश्वास रखिए। गुरु जी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो। आपको 2-3 काम करने हैं। नंबर 1, जहां आपको मौका लगे किसी सत्संग में जाने का, आइदर लाइव या इवन वीडियो पे जैसे अभी ये हो रहा है, वो मत मिस कीजिए। दूसरा, जब आप सत्संग में हैं, आप सिर्फ गुरु जी से कनेक्शन कीजिए। नो अटेंडिंग टू मोबाइल्स, नो हाय हेलो, नो सोशलाइजेशन, नो बिजनेस डील्स। शब्द चल रहे हैं तो शब्द सुनिए, सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनिए। सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। जो भी आपको ग्रहण करने को मिलता है वो अनमोल है, इनवैल्यूएबल। कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता। प्लीज़ एक दाना, एक बूंद भी मत बचाइए। और चौथा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टोटल सरेंडर। सब उन पे छोड़ दीजिए। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा है, तेरा भाना मीठा लागे। और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जितना आप सोचते हैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। आई थिंक आज मैं यहीं समाप्त करूँगा। मे गुरु जी ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।